तैयार हो जाइए एक और बड़े एक्शन के दिन के लिए, जहां शुरुआत कमजोरी के साथ होने के पूरे आसार, लेकिन क्या कमजोर शुरुआत में तुरंत खरीदारी के मौके हैं या फिर करें इंतजार? पोजीशन तेजी की बढ़ानी है या करनी है हल्की? ढेर सारे सवाल है आपके जहन में पिछले 2 दिनों की शानदार तेजी के बाद। सारे सवालों के जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंधी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से कि मिड वीक स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाएं, ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स का क्या रोल रहेगा और ढेरों स्टॉक्स तो लगातार एक्शन में आ ही रहे हैं। तो बताएं सर, आज के लिए आपको ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं? ट्रिगर्स दुनिया भर के बाजारों से आते दिख रहे हैं और वो कमजोरी के दीप है। ऐसा लगा नहीं कि अमेरिका में इतना कमजोरी भरा सेशन होगा। दोनों ही इंडेक्स डाउ और नैस्डैक ऊपरी स्तरों से तेजी से गिरे और गिरे आखिरी आधे 1 घंटे में। दिन भर बेहद मजबूती के साथ कारोबार होता दिखा, लेकिन आखिरी 1 घंटे में मुनाफा वसूली तेज होती दिखी और दिन के निचले स्तरों पर अमेरिकी बाजार जाकर बंद हुए। नैस्डैक में भी कमजोरी रही 70 अंकों के आसपास की। हालांकि ऊपरी स्तरों से नैस्डैक भी ज्यादा जोर से गिरा है। डाउ 260 अंक। और दिक्कत की बात यह कि न सिर्फ डाउ कल गिरा है, जबकि हम उम्मीद कर रहे थे 50-75 पॉइंट ऊपर था हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स, तो उसके मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो लगभग 350 अंकों का नुकसान है। प्लस 100 अंक नीचे आपके लिए डाउ फ्यूचर्स है, यानी कि लगभग 450 अंकों की डाउ की कमजोरी को आपको बचाना है। रिजल्ट के लिहाज से एक्शन, टाटा मोटर्स का आज नतीजे आएंगे। टाटा मोटर्स के माफ कीजिए, कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए उन पर एक्शन रहेगा। और वायदा कारोबार की 3 कंपनियों के नतीजों पर भी आज आईओसी के नतीजे हैं और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे भी। एक्सिस बैंक के लिए एक बड़ा आज एक्शन वाला दिन, जहां पर सूती की स्टेक आज बिकने जा रही है। 680 रुपए फ्लोर प्राइस तय की है। देखते हैं किस तरह का एक्शन वहां पर देखने को मिलता है। तो ये है आपके लिए आज के तमाम ट्रिगर्स। बिल्कुल सर, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं आज के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा और ज्यादा बनते हुए आपको दिख सकता है आज के ट्रेड में। पर सर, एक बार जो पिछले 2 दिनों का एक्शन रहा है या फिर कह सकते हैं इस हफ्ते का अब तक का जो एक्शन रहा है उस पर रिकैप डालते हैं। जबरदस्त तेजी आई, कल भी हम बात कर रहे थे कि फॉलो ऑन बाइंग के पूरे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो एक जो मजबूत ग्लोबल क्यूज के दम पर बाजार में कैचअप होना बाकी था, क्या अब वो कैचअप लार्जली हो चुका है या अभी भी थोड़ा स्पेस लग रहा है? जिस तरह से भारतीय बाजारों की पिछले कुछ हफ्तों में ग्लोबल बाजारों के मुकाबले में अंडर परफॉर्मेंस रही है, क्या वो स्पेस अभी भी बाकी दिखता है? दीप, देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि भारतीय बाजारों में जो मजबूती बनी है वो सिर्फ इस वजह से नहीं बनी कि ग्लोबल मार्केट्स हम पिछड़े हुए थे। अनडाउटेडली थे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के बावजूद अगर हमें ग्लोबल मार्केट्स के दम पर ही आगे बढ़ना होता तो फिर हम बढ़ क्यों नहीं पाए? उसका बड़ा कारण था कोरोना के आंकड़े। जिस तरह से 4 लाख के पार कोरोना के आंकड़े निकले और जिस तरह से देश भर में जो वातावरण था और कुछ हद तक अब भी है, उसको देखते हुए एक जो डर था बाजार में, वो डर बाजारों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। अब इसमें हो सकता है काफी लोग ये सोच रहे हो कि इस डर के चलते बाजारों को अच्छा खासा गिरना चाहिए। उनकी उम्मीद के विपरीत गिरा नहीं, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के साथ बढ़ा भी नहीं। तो आपको इन दोनों को मिलाकर देखना है कि एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती को हमने इग्नोर किया, दूसरी तरफ हम कम गिरे। तो दोनों मिलाकर देखेंगे तो जिस करेक्शन की जरूरत आपको शायद कोरोना की वजह से थी वो मिल गई। अब जब लगातार तीसरे दिन कोरोना के आंकड़े 3 लाख से कम आते हुए दिख रहे हैं तो बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहली चीज, बाजार का कॉन्फिडेंस मुंबई और दिल्ली के आंकड़ों से भी बढ़ता हुआ दिख रहा है कि 2 बड़े शहरों में जहां से शुरुआत हुई दिक्कतों की और वहां से अब कोरोना कंट्रोल में आता दिख रहा है। मुंबई में तो आप देखिए, लंबे समय बाद, मुझे याद नहीं आता कि पिछली बार कब हमने 1000 से कम के आंकड़े देखे थे, और मुंबई की पॉपुलेशन को देखते हुए 1000 से कम का आंकड़ा आना बहुत बड़ी रिलीफ है। दिल्ली में लगातार 5000 से कम के नए मामले आते हुए दिख रहे हैं, वो एक अपने आप में बड़ी रिलीफ है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब ज्यादा तकलीफ छोटे शहरों में है, गांवों में है, और वहां पर अभी भी बड़ी समस्या है। तो वहां अभी भी निपटना बाकी है। वो कोई आसान काम नहीं, शायद मुंबई दिल्ली के मुकाबले में वहां निपटना ज्यादा मुश्किल काम है और है भी। लेकिन फिर भी थोड़े रिलीफ के संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। कहने के लिए यह भी कह सकते हैं कि गांवों में और छोटे शहरों में टेस्टिंग की भी कमी है, इसलिए आपको आंकड़े कम आते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कि आप जिस तरह से देखना चाहें वैसे देखें, लेकिन बाजार अपनी समझ में 2 चीजों पर फोकस कर रहा है। एब्सोल्यूट नंबर जो थोड़े 3 लाख से कम होते हुए दिखे लगातार तीसरे दिन, और दूसरा वैक्सीन को लेकर जिस तरह से डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं, जिस तरह से प्रयास तेज होते दिख रहे हैं, और लोगों को उम्मीद बन रही है कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप 18+ के लिए वैक्सीन आते हुए देखेंगे, खुलते हुए देखेंगे। और अब सबसे बड़ी बात यह कि वैक्सीन के लिए लोगों को आपको मोटिवेट नहीं
करना पड़ रहा है, वो खुद लाइन लगाकर लगवाने के लिए तैयार है। तो ये शायद बाजार को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा है और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी, तो इन दोनों की वजह से भारतीय बाजार ऊपर आते हुए दिखे। अब जहां तक सवाल ये कि हम 15,000 के पार निकलकर बंद हुए लंबे समय बाद कल, इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार ने 14,900 के ऊपर बंद देने के बाद से ही ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। 15,050 के ऊपर की हमें कल क्लोजिंग चाहिए थी दीप, वो मिली भी। आज फिर से हमें सिर्फ एक क्लोजिंग और चाहिए और वो 15,050 के ऊपर की मिले, नथिंग लाइक इट, सबसे बढ़िया वही होगी और आपके लिए फिर ब्रेकआउट कंफर्म होता दिखेगा। ना भी हो तब भी कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं है। जब तक आप 14,900 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और कल क्लोजिंग शो में हम एक ही बात कर रहे थे दीप, आपको याद होगा कि एक गैप जो थोड़ा सा रह गया 14,940 से 15,040 की रेंज में, एक बार निफ्टी उस रेंज में आने की कोशिश कर सकता है और उस रेंज में खरीदारी होकर या वहां पर पहुंचकर बाजार फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से एक दिन के ग्लोबल संकेतों से थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमने ग्लोबल मार्केट के मुकाबले में बहुत अंडर परफॉर्म किया है। अब ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी है तो भी हम थोड़ा आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जितनी कमजोरी 450 पॉइंट की अगर आपको अमेरिकी बाजारों की डाउ की पचानी है तो हम उसके मुकाबले में कम गिरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे में जितना ज्यादा गैप से एसजीएक्स निफ्टी नीचे संकेत दे रहा है, जितना ज्यादा गैप से बाजार नीचे खुले उतना ही तुरंत प्रभाव से जल्दी खरीदारी के मौके आपके लिए बनेंगे। तो बहुत क्लियर कट है, गैप बड़े से बड़ा मिले ताकि रिकवरी तुरंत और फास्ट और जल्दी आए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो गैप बड़े से बड़ा मिले, वहां से फिर थोड़ा अच्छा खरीदारी का मोमेंटम वापस लौट सकता है। सर डे टू डे एक्शन की तो बात हम कर ही रहे हैं, पर कल जो एक बड़ा लेवल निफ्टी ने क्रॉस किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई, जो आप कह भी रहे थे कि 15,050 एक अहम लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है और कल हमने ये होते हुए दिखा, तो क्या यहां से बाजार में एक नई जान आ सकती है या फिर एक जो बेस है वो ऊपर और शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, जो अब एक बड़ा सपोर्ट बन सकता है और आने वाले दिनों में कुछ और रैली के संकेत दे सकता है? क्या ये समझना ठीक रहेगा सर? बहुत बड़े सवाल है दीप और एकदम टाइमली है, क्योंकि 15,000 के ऊपर निकलने के बाद जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस पे अगर अचानक से आपको ग्लोबल मार्केट्स खराब होते दिखे तो क्वेश्चन मार्क लगता है। पहली चीज एक नोट करके रख लीजिए, अब आपको मंदी का मूड तब बनाना है जब बाजार 14,800 के नीचे बंद हो। जब तक आप 14,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, हल्के फुल्के रनिंग करेक्शन के तौर पर बाजार को देखना है। तो पहली चीज तो ये कि 14,800 के बाद ही बाजार आपको पहला संकेत देंगे कि भाई तेजी में रहना है कि नहीं रहना है। ठीक है, ये बहुत क्लियर कट नोट कर लीजिए। तो आपके लिए रिस्क कितनी है, लाइफ टाइम हाई के से आप 300 पॉइंट दूर हैं और लाइफ टाइम हाई के आसपास जब हैं आप और वहां से 300 पॉइंट की ही आपकी नीचे की रिस्क है, 15,100 पर आप बंद हुए 14,800, तो लगभग 2% की रिस्क आप निफ्टी पर लेकर चल रहे हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए 14,800 नोट करके रख लीजिए। जब तक 14,800 के नीचे बंद नहीं हो रहे तब तक आप 100% तेजी के रुझान में। ये तो हो गई पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए राय। अब आइए डे टू डे ट्रेडर्स के लिए क्या। डे टू डे ट्रेडर्स के लिए सिंपल है, जब तक आप 14,900 के नीचे बंद नहीं होते हैं तब तक आपके लिए ट्रेंड एकदम पॉजिटिव है। तब तक आपको यह मानना है जितना बड़ा गैप मिले, जितना ज्यादा नीचे खुले, उतना आपके लिए खरीदारी का तुरंत मौका होगा। देखिए दोनों की थॉट प्रोसेस में फर्क है और स्टॉप लॉसेस में फर्क है। 14,900 के ऊपर हम बार बार ब्रेकआउट नहीं दे पा रहे थे। पिछले हफ्ते हमने 10 मई को दिया है, वापस नीचे आ गए। परसों दिया, फिर डाउट था कि पता नहीं एक दिन अभी 14,923 पे बंद हुए, वापस होंगे नहीं होंगे, लेकिन कल हम 15,100 पर बंद हो गए। तो 2 दिनों तक आप 14,900 के ऊपर बंद हो गए। आज आपको फिर से अगर 14,900 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, जो कि मिलेगी, हो सकता है 15,000 के ऊपर की भी मिले और हो सकता है 15,050-40 के ऊपर की भी मिले, तो फिर कहना ही क्या। तो इसलिए मेरा ये मानना है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बिल्कुल 100% तेजी के रुझान में रहना चाहिए। 14,900 के नीचे बंद हो तो ही डे ट्रेडर्स अपनी तेजी की पोजीशन पर डाउट करे कि मुझे रहना है नहीं रहना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कहां तक जा सकते हैं ऊपर दीप, जो आपने कहा इस मोमेंटम में कहां तक हो सकता है। एक अच्छी रुकावट की जगह जो है वो है 14,240 से 14,310। ये 60-70 पॉइंट की रेंज है, 14,240 14,310। यहां पर हम रुकेंगे, 100% रुकेंगे। माफ कीजिएगा, 15,240 15,310, माफ कीजिएगा, 15,240 15,310, यहां पर जाकर हम 100% रुकेंगे और वो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की बढ़िया रेंज है। क्यों है वो मैं बता दूं। लाइफ टाइम हाई आपने बनाया है निफ्टी पर दीप, और वो बनाया है आपने 16 फरवरी को। 16 फरवरी को 15,431 का लाइफ टाइम हाई था
और क्लोजिंग जो अब तक की हाईएस्ट मिली है निफ्टी पर आपको, वो 15 फरवरी को मिली थी 15,314 की। 2 या 3 दिन 15,300 310 के आसपास आप बंद हुए, तो ये वो रेंज है जहां आपको बेस्ट क्लोजिंग मिली है, वहां पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। और एक बार आपने 15,315 पार किया तो उसके बाद आप न सिर्फ लाइफ टाइम हाई आप नया बनाएंगे, बल्कि हो सकता है आप उसके बाद 15,500 को पार करें और टिकने के बाद धीमे धीमे, ये 1 या 2 दिन या हफ्ते 2 हफ्ते की बात नहीं, धीमे धीमे आप फिर 16,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, उस तरफ बढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा और ऊपर जाते नजर आए। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए 15,240 15,310 बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग जोन है। यहां प्रॉफिट बुक करके एक फिर से करेक्शन का इंतजार करें। और अगर आज 14,940 15,040 यानी कि जिसे राउंड फिगर में आप 14,950 15,050 की रेंज देख लें, वहां पर आए तो 100% फिर से खरीदारी करें। तो बिल्कुल भी आज की कमजोरी से डरे और घबराए नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। बिल्कुल, तो कमजोरी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और जैसा अनिल जी कह रहे हैं, एक नई बेस बाजार में बनती हुई दिखी, नए सपोर्ट्स भी सिस्टम में आते हुए दिख रहे हैं। और इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी सर से लेवल्स लेंगे। पर जो एक ट्रेडिशन है सर की एफआईएस का एक्शन थोड़ा ज्यादा चर्चा में आ रहा है, तो कल का एक्शन भी थोड़ा समझाएं। काफी समय बाद कैश में हल्की खरीदारी करिए और इंडेक्स फ्यूचर्स में दमदार एक्शन देखा है, कैसे समझे एफआईएस के पार्टिसिपेशन को सर? मैं सरप्राइज नहीं हूं दीप, और पिछले हफ्ते लगातार हम यही बात कर रहे थे कि देखिए एफआईएस जिन लेवल्स पर आ गए, अब इन्हें खरीदना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। इनकी मर्जी, इन्होंने 14,600 14,500 पे नहीं खरीदा, 14,700 पे नहीं खरीदा, अब खरीद रहे हैं 15,100 15,000 पर। इनकी मर्जी है, देखिए कौन किस लेवल पर खरीदेगा, क्या करेगा, वो तो उनकी मर्जी पर। हमारा काम है, हम डेटा को विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस करके बता सकते हैं। और डेटा हमें साफ कह रहे थे कि इन लेवल्स पर एफआईएस अब इससे ज्यादा बेच नहीं सकते हैं। 3 दिनों तक कभी भी 40% के नीचे, मार्च अप्रैल का पिछले साल का छोड़ दो जो एक्सेप्शनल मूव है, उसके अलावा 3 दिनों तक 40% के नीचे इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कभी एफआईएस की रही नहीं। और रही तो उसके बाद तुरंत वापस जो रिकवरी आती है वो 70% तक एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन को ले जाती है। और आप देखिए 2 ही सेशन में दीप, कल और आज में, ये पिछले हफ्ते की बात है, पिछले हफ्ते 3 दिन तक 40 और 42% पर एफआईएस इंडेक्स में लॉन्ग रहे। और आज 2 ही ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए उनकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 58% पर पहुंच गई है। ये है कमाल डेटा का। हर एक डेटा को जितना आप अंदर घुसकर पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग निकलेगा जो आपको बाजार के डायरेक्शन में मदद करेगा। इसीलिए मैं कई बार नए डेटा ढूंढता रहता हूं कि किस चीज पर किस तरह का इंपैक्ट आता है। और अच्छी बात है कि लेटेस्ट हमने ये जो एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन को डेटा को बहुत गौर से पढ़ा। पिछले फरवरी मार्च से इन डेटा को हम गौर से देख रहे हैं, और उससे जो आज कंक्लूजन निकला वो आपके सामने देखिए। 15,100 के ऊपर का, जो 15,000 के ऊपर का ब्रेकआउट मिला, वो सिर्फ इसी वजह से मिला है। 3,076 करोड़ के इंडेक्स में फ्यूचर्स में पोजीशन बनाई है एफआईएस ने खरीदारी करने की, यानी कि दमदार शॉर्ट कवरिंग भी हुई और फ्रेश खरीदारी भी हुई। सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं है, फ्रेश खरीदारी भी है एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में। स्टॉक्स में बड़े दिनों बाद 600 करोड़ की खरीदारी आई है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में 950 करोड़ का बेचा है, तो नेट स्टॉक्स में बिकवाली है छोटी मोटी 300 करोड़ की, लेकिन इंडेक्स में 3,000 करोड़ की खरीदारी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली। लेकिन इसके साथ ही एक समस्या और है, जब एफआईएस के डेटा खराब आते थे मैं कहता था कि चिंता की बात नहीं, अच्छी बात है कि इनके डेटा खराब, ये खरीदेंगे। जब एफआईएस के डेटा बहुत अच्छे आए तो मुझे थोड़ी चिंता है, और वो चिंता इसलिए है दीप कि काफी कुछ शॉर्ट उन्होंने काटी है। और जब आपका पुट कॉल रेशियो 1:40 के आसपास है और इंडेक्स लॉन्ग 58% के आसपास हो गए, तो थोड़ा सा वो वाला कंफर्ट नहीं है कि भाई एकदम से जोर से शॉर्ट कवरिंग करेंगे। अब भी उनके लिए खरीदारी करने की जगह है। 58% इंडेक्स लॉन्ग पर एफआईएस रुकते नहीं है, आमतौर पर 68-70% की तरफ जाते हैं। एक छोटा रुकने का जो पड़ाव है वो 60-62% के आसपास है। तो देखते हैं 60-62 पर ही रुककर वापस इंडेक्स में अपनी लॉन्ग पोजीशन कम करते हैं या 70-72 तक जाते हैं, ये अगले 1-2 दिनों में पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि एफआईएस को ये समझ में आ गया है कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, लाइफ हाई वहां लगातार बन रहे हैं। हमारे बाजारों में सिर्फ आपको एक शायद कोरोना के आंकड़ों को लेकर और उसके बाद होने वाली इकोनॉमिक रिकवरी में धीमेपन को लेकर जो शायद एफआईएस को डर लगा होगा या फिर सावधानी रही होगी, वो अब घटते हुए आंकड़ों के साथ कम होती दिख रही है, दूर होती दिख रही है। और शायद यही वजह कि एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आए हैं। तो कम से कम एक और कंफर्ट जोन है, और हमें बहुत ज्यादा एफआईएस की खरीदारी ना भी हो तो चलेगा दीप, सिर्फ उनकी तरफ से बिकवाली बड़ी नहीं होनी चाहिए। बाकी तो कमान ट्रेडर्स के हाथ में ही, और उन्होंने बखूबी कमान संभाली है इस बार बाजार की और दमदार खरीदारी की है। हेड्स ऑफ, गजब का कॉन्फिडेंस, स्क्रीन को, बाजार के मूवमेंट को पकड़ना, समझना,
और रिटेल की ताकत है। मैं कल भी इसको कह रहा था और अब फिर से कहूंगा, वाकई में ताकत रिटेल में भी है। अकेले अकेले नहीं होती, सब साथ मिलते हैं तो रिटेल में भी जो ताकत है वो आपको दिख रही है। और आज भी आप देखिएगा 100, 125, 150 अगर गलती से निफ्टी नीचे हो गया या एसजेएक्स निफ्टी जितना नीचे दिख रहा है, तो देखिए रिटेल की ताकत देखेगा, किस लेवल से खरीदारी होती है, किस लेवल से रिकवरी आती है। जी दीप। बिल्कुल, तो समय आ गया है डोमेस्टिक ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को अपनी ताकत दिखाने का। और डेफिनेटली आज देखते हैं गिरावट के बाद क्या यहाँ पर सपोर्ट आता है कि नहीं। तो फिर दिन के ही लेवल्स पर फोकस करते हैं। आज के संकेत भी समझाएं सर, किस तरह से देख रहे हैं एक्शन? दीप, आज के संकेतों में ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है। कुल मिलाकर जो मैंने बताया कि 450 अंकों की डाउ की कमजोरी को आपको डाइजेस्ट करना है, लेकिन हम जितना वो गिरे हम उतना गिरेंगे नहीं, क्योंकि जितना वो बढ़े उतने हम बढ़े भी नहीं थे। एफआईज के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं बड़े दिनों बाद। घरेलू फंड्स के संकेत भी पॉजिटिव से हल्के न्यूट्रल साइड पर है, लेकिन मैंने पॉजिटिव ही रखे, मैंने बदला नहीं है उनका स्टांस। उसके बाद एफएनओ के संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए हैं। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ये दोनों ही बढ़िया है। मेन चीज, ज्यादातर डे टू डे ट्रेड में आपके लिए दो चीजें काम आती है दीप, सेंटिमेंट और ट्रेंड, और दोनों अगर वो पॉजिटिव साइड पर हो तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, बाकी सारी चीजों में वो कॉम्बिनेशन नजर आता है कि एफआईज घरेलू फंड क्या करेंगे या वायदा कारोबार के संकेत किस तरह के रहेंगे, वो ट्रेंड और सेंटिमेंट ये दोनों दिखाता है। तो भले आज देखिए ग्लोबल मार्केट्स इतने कमजोर, और यही अगर आंकड़ा आपका कोरोना का 3.5-4 लाख हो, और अगर आपको इस तरह से 400, 450 पॉइंट की डाउ की कमजोरी को पचाना हो, तो आपका सेंटिमेंट खराब हो जाएगा। लेकिन 2 दिनों की तेजी, घटते हुए कोरोना के आंकड़े, ये आपके सेंटिमेंट को मजबूत रखे हुए हैं। आइए अब आज की रेंज की तरफ बढ़ते हैं। 15,000, 15,050 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है दिन के लिए। इस रेंज में कहीं न कहीं हम खुलेंगे और सपोर्ट लेने की कोशिश भी करेंगे। इसके नीचे फिसलने की चांस कम है, फिर भी 14,900, 14,950 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर खरीदारी भी करनी चाहिए और शॉर्ट कवरिंग भी। लेकिन देखिए, कॉन्फिडेंस अपनी जगह, डेटा अपनी जगह और ट्रेडिंग डिसिप्लिन अपनी जगह। जो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 14,900 का स्टॉप लॉस जरूर रखें, ये ध्यान में रखना जरूरी है। ऊपर की तरफ 15,165, 15,200 दिन के लिए ऊपरी रेंज है। मुश्किल है पार करना, गैप से नीचे खुलने के बाद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा मूड माहौल बदल गया और अगर डाउ फ्यूचर्स बहुत भाग गए या वापस रिकवर हो गए तो 15,240, 15,310 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 33,500, 33,725 ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन के तौर पर है। इसके नीचे 33,150, 33,300 मजबूत खरीदारी का जोन। इस रेंज में बैंक निफ्टी आए तो वहां भी खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में 34,175, 34,275 रुकावट की जगह, वहां पर आपको रुकता हुआ दिखेगा। वैसे संभावना कम है गैप से खुलने के बाद कि इस रेंज को आप पार करें, फिर भी हायर रेंज 34,425, 34,500 की मानकर चलें। तो दीप, ये आपके लिए बड़े लेवल, बड़े जोन है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। बिल्कुल, तो ये तो रहे बड़े लेवल्स जहां पर आज आपको रखनी पड़ेगी नजर। दिन के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट रेंजेस सर आज के लिए? दिन के लिहाज से 15,050, 15,165 ये दिन की छोटी रेंज, 15,000, 15,200 दिन की मीडियम रेंज, और 14,940, 15,240 आज राउंड फिगर में नहीं है, मजा आएगा आपको भी लिखने और देखने में। 15,240 ऊपर, 14,940, तो बेसिकली ये 300 पॉइंट की रेंज होगी जो आपके लिए निफ्टी पर है, दोनों ही तरफ मिलाकर। बैंक निफ्टी 33,725, 34,175 दिन की छोटी रेंज है। 33,500, 34,275 मीडियम रेंज, और 33,300 से लेकर 34,425 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर मान के चले। बेसिकली आप ये कह सकते हैं नीचे में 33,300, ऊपर में 34,500, ये वो रेंज हो सकती है जिसमें बाजार ट्रेड करने की कोशिश करे बैंक निफ्टी पर। एफआईज की लॉन्ग पोजीशन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। इंडेक्स में 46% से 58% काफी कुछ शॉर्ट काट लिए हैं उन्होंने, लॉन्ग भी हो गए। पुट कॉल रेशियो जस का तस है, तो कोई खास पोजीशन बदली नहीं है वहां पर, और विक्स 2% नीचे आया है। ये आपके लिए दीप सारे के सारे डेटा। जी बिल्कुल, तो ये तो रहा पूरा डेटा का एनालिसिस और किस तरह से आपको लेवल्स पर रखनी है नजर। अब एग्जिस्टिंग पोजीशंस के बारे में समझाएं सर, क्या करना चाहिए आज? एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उनको 15,000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए।
क्लोजिंग बेसिस पर 14,900 का रखना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए हम बात कर ही चुके हैं कि जब तक 14,800 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है तब तक आपको सोचना भी नहीं कि मंदी है। 14,800 के नीचे बंद होना शुरू करे तो आपको रिवाइज करना है, देखना है कि मेरे पोर्टफोलियो में मुझे कहाँ प्रॉफिट बुक करना, क्या करना है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, डिसिप्लिन के तौर पर 15,000 पर स्टॉप लॉस रखें और 14,900 पर आप पोजिशनल अगर इसके नीचे बंद होता दिखे। बैंक निफ्टी अगर आप बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो वो 33,300 का निकल कर आता है, 33,700 का, माफ कीजिएगा, वो स्टॉप लॉस है आपके लिए। हो सकता है आप उसके नीचे या उसके आसपास ही खुलें, तो आपके लिए अगर एकदम शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस चाहिए तो 33,700 का। लेकिन जो सही स्टॉप लॉस है बहुत डीप है, 750 पॉइंट नीचे, 700 पॉइंट नीचे, 33,150 का अगर आप वो रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको अपनी हिसाब से एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ेगा। जो बुक्स के हिसाब से स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है वो 33,150 का आ रहा है डेटा के लिहाज से, ये ध्यान में रखिए। अब आइए शॉर्ट पोजीशन। एक ही स्टॉप लॉस है आपके लिए 15,165 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, और बैंक निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस होगा 34,200 का। ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी पर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, अगर आप शॉर्ट हैं तो। जी दी। ओके तो ये तो रहे आपके लिए लेवल्स जहां तक एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल है। नई पोजीशंस के लिए आज क्या करना चाहिए सर? निफ्टी खरीदना चाहिए 14,950, 15,050 की रेंज में। 14,925 तक खरीदारी का रेंज बनकर आता है। स्टॉप लॉस 14,900 का होगा, और अगर आप मल्टीपल लॉट्स खरीद रहे हैं तो 15,050, 15,000, 14,950, 14,925 इस तरह से खरीद सकते हैं। अगर 15,000 के आसपास शुरुआत हो तो वहां पहला लॉट आप खरीद सकते हैं। 15,050 पे थोड़ा और खरीद सकते हैं, 14,950 पे थोड़ा और खरीद सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस आपका 14,900 का होना चाहिए। अब 14,900 के नीचे अगर दिन के दौरान फिसल जाए बाजार तो फिर निकल जाइए, फिर डिसिप्लिन के तौर पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को निकल जाना चाहिए, संभावना कम है। 15,100, 15,135, 15,165, 15,200, 240 और 15,310 ये सारे टारगेट एक बार फिर से नोट कर लें, क्योंकि आज सारे राउंड फिगर में नहीं है। 15,100, 15,135, 15,165, 200, 240 और 310 ये सारे लेवल्स जो मैं दे रहा हूं आपको वो स्पॉट लेवल्स हैं, कैश लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है, ध्यान में रखिएगा। मेरी मॉर्निंग कमेंट्री में कोई भी लेवल फ्यूचर का नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए। अब आइए, बेचना है, बिल्कुल बेचना है। 15,200, 15,240 की रेंज अच्छी है। वैसे तो 15,240 से 15,310 की रेंज ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन एक चांस आप 15,200, 15,240 की रेंज में भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 15,325 का लगा लीजिए। 15,175, 15,140, 15,110 और 15,050 ये सारे लेवल्स हैं जिसके लिए आपको ऊपर में निफ्टी में करनी चाहिए बिकवाली। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आपको खरीदना चाहिए दीप 33,150, 33,300। अब है बड़ा दूर, 600 पॉइंट दूर है यहां से। अब वहां तक जाएगा क्या पता नहीं। अगर मिले मौका तो इस रेंज में जरूर खरीदना चाहिए, और ये रेंज आपके लिए 33,000 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का मौका दे रही है। 33,500, 725, 775 और 33,925 ये सारे लेवल हैं जिसके लिए आपको करनी चाहिए खरीदारी। ठीक है, ये तो हो गया आपकी बैंक निफ्टी में खरीदारी की राय। अब एक बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग लेवल थोड़ा ऊपर निकल कर आता है जो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है। अगर इसके नीचे खुले तो छोड़ दें, नहीं तो 33,500 से 33,725 ये 225 पॉइंट की रेंज भी है इंटरेस्टिंग, जहां पर खरीदारी का आप मौका देख सकते हैं अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो। और स्टॉप लॉस आप 33,425 का जरूर लगाएं, स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं। और ऊपर की तरफ का जो टारगेट बनेगा वो 33,500 का बनेगा। सॉरी, 33,500 तक तो खरीदारी का रेंज है। ऊपर का जो टारगेट बनेगा वो 33,925, 34,125, 34,225, 275, 34,325, 34,425 और 34,500 तक के टारगेट बनेंगे। अगर हमने ये रेंज नहीं तोड़ी, 33,500, 33,725 की रेंज नहीं तोड़ी, तो फिर 34,500 की तरफ भी बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है, लेकिन वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही है। और अगर इस रेंज के नीचे खुले तो फिर आपको नहीं खरीदना है, ये भी ध्यान रखें। दोनों चीज देख लें, अगर 33,500 के आसपास या इसके नीचे ही खुल रहा है तो फिर छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको खरीदना ही खरीदना है वहां पर। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अगर मौका मिले ऊपर में 34,425 के स्टॉक और 34,500 की रेंज में आपको जरूर बेचना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 34,575 का, 34,325, 34,225, 34,150, 34,025,
33,925 और 33,775, ये सारे लेवल्स हैं जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली करनी है। दूसरा तरीका ये कि कल के हाइज के आसपास का 34,150 का स्टॉप लॉस लगाकर भी आप बेच सकते हैं। नीचे में 33,725, 33,500, 33,300 तक के टारगेट के लिए वो भी बेच सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आप गैप से ही खुलेंगे, और जब गैप से काफी खुलेंगे तो फिर चांस आपको मिलने के चांस कम मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लेना ठीक रहेगा। तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आए। जी दी बिल्कुल, तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपके लिए ये राय आती हुई दिख रही है। सर, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए आज अग्रेसिव स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी सर? ना, निफ्टी के लिए रेंज वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी में भी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी दी, लेकिन लग रहा है कि जिस तरह से माहौल है 100 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी खुलेगा ही 33,500 के आसपास, और 33,500 के नीचे या इसके आसपास खुले तो फिर वहां पर देखकर डिसीजन लेंगे 9:08 पर दी। ठीक है सर, तो ये आपके लिए क्लियर स्ट्रैटेजीज लेवल्स जो आपको रखने हैं ध्यान में आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आइए बैन लिस्ट पर भी अपडेट दे देता हूं मैं आपको। 5 स्टॉक्स बैन में बने हुए हैं, सेल, सन टीवी, पीएनबी, बीएचईएल, कैडिला। इसके अलावा नैल्को की फ्रेश एंट्री हुई है, पर उसके सामने कैनरा बैंक की एग्जिट हो चुकी है। तो कैनरा बैंक आज फोकस में रहेगा, बैन से बाहर है, नैल्को बैन में आ गया है, और 5 बाकी के स्टॉक्स बैन में बने हुए हैं। फंड्स का डेटा हमने सर से समझ ही लिया। वायदा कारोबार के लिहाज से सर आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? दीप देखिए, 15,100 के नीचे खुलने पर समस्या तो है, और समस्या है एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की। कल 15,100 के पुट पर 22 लाख शेयर जुड़े थे, और ये लोग इस उम्मीद में तेजी करके गए कि आपको एक फिर से गैप मिल सकता है, और गलत भी नहीं था, क्योंकि 75 पॉइंट 80 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड कर रहे थे, मोमेंटम अच्छा था। लेकिन इनके विपरीत कमजोरी काफी हुई और डाउ फ्यूचर्स भी नीचे। तो 15,100 के नीचे खुलने पर 15,100 का जो पुट राइटर है वो थोड़ा रिस्क पर आएगा, लेकिन फिर भी वो होल्ड करेंगे, इंतजार करेंगे, चिंता नहीं है। चिंता कब है? जब आप 15,000 के लेवल को तोड़े। तो 15,000 के लेवल को तोड़ते ही 14,925, 14,950 के रेंज में आप तुरंत आएंगे, तब आपको शॉर्ट कवरिंग भी करनी है और फ्रेश खरीदारी भी। और क्यों आएंगे? क्योंकि 15,000 के लेवल पे टूटने के बाद आपको थोड़ी और लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई दिख सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 15,100 पर 15,000 पर जो पुट राइटर है वो 30 लाख शेयर है, और 15,100 पर 25 लाख शेयर है, यानी कि 15,000 के नीचे आने पर लगभग 55 लाख शेयर ऐसे हैं जो आपके रिस्क पर आ जाएंगे। की तरफ से अगर लॉन्ग अर्निंग हुई तो 50 है, और तब निफ्टी का हो जाएगा। 2 दिनों में जो बड़ी तेजी बनी है उस तेजी से वीक ट्रेडर्स थोड़े कम हो जाएंगे, सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, और तब बाजार हल्के होंगे, और वो हल्के बाजार फिर से आपको रिकवरी दिखा सकते हैं। तो ये 2 लेवल पर नजर रखनी है आपको, स्पेशली 15,000 के लेवल पर आज इंट्राडे में। अब आइए बैंक निफ्टी। 34,000 के पार निकलने पर ही बैंक निफ्टी में फ्रेश खरीदारी और तेजी करनी है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, 34,000 के कॉल ऑप्शन में 10 लाख शेयर है, हल्की रुकावट का लेवल है जिसके आसपास आप बंद हुए हैं। 33,500 हल्का सपोर्ट लेवल है, 8 लाख शेयर वहां पर है। तो अगर 33,500 होल्ड होता है तो बचे हुए समय में तो आप 33,500 34,000 की ट्रेडिंग रेंज पर फोकस करें। किसी भी एक तरफ बाहर निकले तो आपको 150 से 300 पॉइंट का मूव आता हुआ दिखेगा, जिस पर आपको फोकस करना है। बाकी लेवल्स बैंक निफ्टी पे मैं बता ही चुका हूं। जी बिल्कुल सर, तो ढेरों लेवल्स हैं आपके लिए नजर में रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी वायदा कारोबार के लिहाज से। आइए फिर देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स पर भी बनानी है आपको नजर। आज भी काफी सारे स्टॉक्स नतीजों पर रिएक्ट करेंगे। हमारे साथ कुशल, मानसी, देवांशी और आशीष तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरें क्या हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। कैश स्पेस से काफी सारे नंबर्स आज आने वाले हैं, जहां पर मुख्यतः आपको जो फोकस रखना है उसमें टीसीआई एक्सप्रेस, साथ ही क्लेरियंट केमिकल्स, टानला प्लेटफॉर्म्स, इसके अलावा जेके टायर्स, आइनोस टेरो सॉल्यूशन, साथ साथ इंड्योरेंस टेक और प्रिज्म जॉनसन, इन सब स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है जहां पर नंबर्स आते हुए दिखेंगे। एक्सिस बैंक आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस इनका खुलता हुआ दिखेगा। फ्लोर प्राइस 680 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आईआरएफसी पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है इस कंपनी की, तो यहां पर देखना होगा कि कितनी पूंजी जुटाते हैं और क्या इंस्ट्रूमेंट ये यूज करते हैं। इनफैक्ट पोस्ट मार्केट नंबर्स भी काफी सारे आते हुए दिखे हैं, जहां पर सबसे पहले मिंडा कॉप स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स यहां पर आए हैं। मुनाफा 224% बढ़कर 17 करोड़ से 55 करोड़ हो गया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन में भी ऑलमोस्ट 4% का इजाफा देखने को मिला है, और अब 11.2% पर मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। इनफैक्ट बोर्ड ने जो है कामकाजी मुनाफा भी देखें तो 134% बढ़ता हुआ दिखा है।
जिंदल स्टेनलेस हिसार, यहाँ पर भी सालाना आधार पर नंबर्स काफी स्ट्रांग रहे हैं, मार्जिन 5% बढ़कर 13.1% पर। साथ ही कंपनी के मुनाफे में भी 108 करोड़ से बढ़कर 351 करोड़ का मुनाफा भी दर्ज किया है। तो ऑपरेशनली और बॉटम लाइन फ्रंट पर दोनों ही आधार पर कंपनी ने बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया। ओके तो ये हैं आपके लिए कुछ ट्रिगर्स और नतीजे, पर नतीजों की है लंबी लिस्ट और थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से भी रिजल्ट एक्सरे पर करनी है चर्चा, पर उससे पहले मानसी से कुछ और नतीजों के बारे में जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत जीएसके फार्मा के नंबर्स से करेंगे। सालाना आधार पर नंबर्स काफी कमजोर हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 90% गिरता हुआ दिखा है। 138 करोड़ से मुनाफा 14 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। हालांकि बिक्री में 4.9% की बढ़त हमने जरूर देखी है। कामकाजी मुनाफा भी करीब 2% टूटा है और मार्जिन 22.6% से यहाँ 21% पर आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने 30 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड को रिकमेंड भी किया है, जो कि एजीएम में शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद फाइनल इस पर फैसला आता हुआ दिखेगा। गुजरात एल्कलीज कंपनी के नतीजे सालाना आधार पर मजबूत रहे हैं। कंपनी की बिक्री 7.9% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा 19% बढ़ा है। मार्जिन 13% से 14% पर जाते हुए दिखे और मुनाफा जो है 218% बढ़ता हुआ दिखा है। 11 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है 35 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। उमंग डायरीज मुनाफे से घाटे में आई है। कंपनी की आय 13% गिरी है। वहीं मुनाफा 2 करोड़ का जब पिछले साल देख रही थी, अब 1 करोड़ का घाटा कंपनी देख रही है। हालांकि कंपनी के बोर्ड ने 0.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर के डिविडेंड को भी रेकमेंड किया है। शलित होटल्स कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। कंपनी की आय करीब 57% गिरी है और मुनाफा 42 करोड़, जहां कंपनी मुनाफा देख रही थी पिछले साल, अब 26 करोड़ का नुकसान देख रही है। ओके तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजे वाले स्टॉक्स जहां पर रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। आइए देवांशी से जानते हैं आज के खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो एक्सिस बैंक अपने रडार पर रखिए, क्योंकि सूटी एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अपनी जो हिस्सेदारी है वो एक्सिस बैंक में कम कर रही है। मौजूदा हिस्सेदारी 3.45% है और आप देखिए सूटी एक्सिस बैंक में ओएफएस के जरिए फिलहाल करीब 3.6 करोड़ शेयर्स इनकी बेचने की योजना है और जो फ्लो प्राइस यहाँ पे तय किया गया है वो 680 रुपीज़ प्रति शेयर पर तय किया गया है, जो कि 4.5% के डिस्काउंट पर है। इसके साथ ही आज जो है वो नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलता हुआ दिखेगा और कल रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलेगा। साथ ही इनका यह भी कहना है कि ओवर सब्सक्राइब होने पर सूटी के पास अतिरिक्त 2.2 करोड़ शेयर्स यानी कि 0.1% और जो शेयर्स हैं वो बेचने का जो विकल्प है वो फिलहाल मौजूद है। तो कुल मिला के इतने शेयर्स जो हैं करीब 2% तक की जो होल्डिंग है वो और ज़्यादा सूटी बेचती हुई दिखेगी। अदानी पोर्ट्स पर नजर रखें, 2 खबरें इंपॉर्टेंट आती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो सीसीआई से कंपनी को कृष्णपट्टनम पोर्ट्स के लिए जो 25% हिस्सा खरीदना था उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है और साथ ही जो इंपॉर्टेंट आज खबर आती हुई दिख रही है कि अदानी ग्रीन जो है उस पर आपको नज़र रखनी है, जहां पे एसबी एनर्जी होल्डिंग में कंपनी 100% हिस्सेदारी खरीदेगी, जो कि 80% जो है वो सॉफ्ट बैंक से खरीदती हुई दिखेगी और बाकी जो है 20% वो भारती ग्लोबल लिमिटेड से खरीदती हुई दिखेगी। कल इस पर कंपनी ने डिनाई किया था, इस पर आपको नज़र रखनी है। और साथ ही कैनरा बैंक पर नज़र रखिए, जहाँ पे कल नतीजों के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था और मैनेजमेंट का ये कहना था कि इस साल कंपनी को भरोसा है कि करीब 15,000 करोड़ तक की रिकवरीज इस बार होती हुई दिख सकती है, तो इस पर भी आपको नज़र रखनी है। ओके तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स, फंड एक्शन और साथ ही जो अभी अभी खबर आई है अदानी ग्रीन को लेकर। 2 दिन पहले से रिपोर्ट चल रही थी कि शायद ये एक्शन हो सकता है और अब कॉन्फर्मेशन आ रहा है। 26,000 करोड़ में पूरा 100% हिस्सा खरीदेगी एसबी एनर्जी में अदानी ग्रीन। ब्रोकरेजेस आज क्या कह रहे हैं ये भी एक बार देख लेते हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले टाटा मोटर्स नतीजे के बाद बढ़िया रिपोर्ट्स आई हैं यहाँ पर। लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि इस तिमाही में जो फ्री कैश फ्लोज हैं इसमें काफ़ी बड़े इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। भारतीय बाजारों में जो इनका प्रदर्शन है वो अच्छा है। हालांकि ये मान रहे कि नियर टर्म में थोड़ा सा जेएलआर के वॉल्यूम्स में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है उसका असर वॉल्यूम्स पे देखने को मिलेगा। हालांकि साल का जो दूसरा भाग है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की उम्मीद है। यूबीएस मान रहे कि 20% तक की सालाना ग्रोथ आपको साल के दूसरे भाग में देखने को मिल सकती है। और आगे के आउटलुक को लेकर अगर आप देखें तो ज़्यादातर
ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव भी नजर आ रहे हैं। CLA से खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 425 से बढ़ाकर 450 कर दिया है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं 395 के लक्ष्य के लिए। UBS न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, नोमिरा ने रिड्यूस की रेटिंग दी है, 271 से लक्ष्य को बढ़ाकर 313 कर दिया है। और सिर्फ गोल्डमैन सैक्स ऐसे हैं जो स्टॉक पर बेरिश हैं, सेल की रेटिंग दे रहे हैं 254 रुपये के लक्ष्य के लिए। हालांकि इन्होंने भी जो लक्ष्य है वो 241 से बढ़ाकर 254 कर दिया है। टोरेंट फार्मा यहां पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। JP मॉर्गन की रिपोर्ट ने न्यूट्रल की रेटिंग दिया है, लक्ष्य 2535 से बढ़ाकर 2600 रुपये कर दिया है। जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 2353 से बढ़ाकर 2416 कर दिया है। उज्जीवन फाइनेंस यहाँ पर नोमिरा की रिपोर्ट आई है, खराब रिपोर्ट मानी जाएगी क्योंकि डाउनग्रेड कर दिया है। खरीदारी की राय के बदलकर अब ये न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य में भी भारी कटौती की, 360 से घटाकर 240 रुपये का लक्ष्य दिया है। और ये कह रहे कि एक नेगेटिव सरप्राइज देखने को मिला तिमाही के नतीजों के दौरान, जब नेट एनपीएज में भारी बढ़त देखने को मिली। जो इनके GNPs हैं MSE सेगमेंट में करीब 10.3% रहे, अफोर्डेबल हाउसिंग में 3.6% और MFIs में करीब 7.8%, जिसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट है उज्जीवन फाइनेंस पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैक्वारी ये स्टॉक पर थोड़े बहुत बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 265 रुपये के लक्ष्य के लिए। कैनरा बैंक यहाँ पर भी नजर रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 155 रुपये के लक्ष्य के लिए, 147 की कल की क्लोजिंग है। एस्ट्रल लिमिटेड नतीजे बढ़िया, यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, ये होल्ड की रेटिंग दी है, 1335 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1340 कर दिया। हालांकि अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से काफी नीचे का लक्ष्य दिया है। और अंत में एक्सिस बैंक, यहाँ पर नजर रखिएगा, जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 910 रुपये के लक्ष्य के लिए, 712 कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि प्रमोटर यानी सुटी की तरफ से जो हिस्सेदारी बेचनी जा रही है, इसका एक थोड़ा सा ओवरहैंग बना ही रहता है स्टॉक के ऊपर। लेकिन अन्य निजी बैंकों के मुकाबले अगर आप देखें तो वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है और डिस्काउंट पर चल रही है। ओके, तो यह है आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आपको करना है फोकस। आइए फोकस करते हैं, बढ़ते आगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में और उनसे लेते हैं कुछ स्टॉक्स पर आए, और कुछ ही देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी नतीजों पर करेंगे विस्तार से बातचीत। एक्सिस बैंक ये है वो स्टॉक जो आज रहेगा सुर्खियों में। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर, 680 रुपए की फ्लोर प्राइस है, ऑफर फॉर सेल आज बड़े निवेशकों के लिए है, रिटेल के लिए कल खुलेगा। क्या इस दाम पर एक्सिस बैंक अच्छा निवेश है या फिर इंतजार करें? गुड मॉर्निंग अनिल जी डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सिस बैंक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी लग रहा है। हालांकि ये OFS से ज़्यादा कुछ बड़ा इम्पैक्ट शेयर के प्राइस के ऊपर लॉन्गर टर्म में नहीं आएगा, लेकिन जो ओवरहैंग था वो काफ़ी समय से था, ये एक डील होगी नहीं होगी। तो ये अगर होपफुली आज नॉन इन्वेस्टर्स के लिए होता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक ने चौथे तिमाही में बहुत ही बढ़िया नंबर्स दिखाए थे और ये मोमेंटम आने वाले साल में भी आएगा। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी कॉशियस जरूर है, लेकिन हमको लग रहा है कि एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने काफी प्रोविजनिंग ऑलरेडी बैलेंस शीट में काफी बड़ी अमाउंट प्रोवाइड की है। तो आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ मोमेंटम जरूर अच्छा रहेगा। होपफुली कोविड के केसेस भी कम हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनके लिए डेफिनेटली आगे आने वाला साल अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से करीबन 800 850 का 12 to 15 मंथ का हमारा टारगेट है और यहाँ पे जरूर कोई भी गिरावट अगर आती है और इवन करंट प्राइस पे इसको खरीदा जा सकता है। अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त एक्सिस बैंक पर आती हुई दिख रही है। हमारे काफ़ी दर्शक ये कह रहे हैं कि YouTube पर शायद उन्हें चैनल देखने में दिक्कत आ रही है, शायद थोड़ा सा डिले चल रहा है। तो हो सकता है YouTube पर कोई समस्या हो, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर चैनल एकदम परफेक्ट चल रहा है। हम उसे भी दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी आपके सामने रखेंगे। तब तक आप फेसबुक लाइव देख सकते हैं, चाहे तो आप हमारे ZBiz की हमारी ऐप पर देख सकते हैं, ZEE5 पर हमारी ऐप है वहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके पास दूसरे विकल्प हैं, हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं www.zeebusiness.com। हमारी सारी वेबसाइट्स पर आप देख सकते हैं, फेसबुक लाइव पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर शायद कोई दिक्कत है जिसे हम थोड़ी देर में दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बढ़ते आगे, तब तक जल्दी से एक बार रिजल्ट्स पर फोकस कर लिया जाए। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का।
और आज स्टैंड आउट रिजल्ट में फोकस है केमिकल सेक्टर पर। केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई दो कंपनियों के कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, पीआई इंडस्ट्रीज और आरती इंडस्ट्रीज। इन नतीजों पर भी और साथ ही इस सेक्टर के नतीजों पर विशेष रिसर्च है वरिंदर के पास। बताएं क्या ऑब्जर्वेशन वरिंदर आपके हैं इस सेक्टर को लेकर, इन नतीजों को लेकर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर ऑनेस्टली मैं देख रहा हूँ इस क्वार्टर में जो केमिकल कंपनीज के जो मार्जिन्स है ना बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं और वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स अपने को पता है कि एक्सपेंसिव हैं। तो अगर हम सिर्फ बात करें अभी जो कंपनीज के नंबर्स आए, लुक एट पीआई इंडस्ट्रीज सर। आई थिंक पीआई इंडस्ट्रीज वाज वेरी वीक रिजल्ट्स, और स्पेशली जिस तरीके से मार्जिन्स गिरे हैं। रेवेन्यू सिर्फ 3% ऊपर था सर क्वार्टर क्वार्टर, बट आप एबिटा देखिए सर, एबिटा 17.5% डाउन क्वार्टर क्वार्टर, और जो 24% मार्जिन करता था कंपनी क्वार्टर क्वार्टर वो कम हो गए 24 से 19% आ गया। तो 500 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है। ये कोई सस्ता स्टॉक नहीं है सर। 45 टाइम नेक्स्ट ईयर FY22 अर्निंग्स पे ट्रेड करता है। उसी तरीके से आरती इंडस्ट्री सर, आई नो कि बायबैक अनाउंस हुआ है, फंड रेजिंग भी कर रहे हैं वो लोग, बट अगर आप नंबर्स में देखें सर तो आपको देखिएगा कि इसके जो एबिटा मार्जिन्स है वो 24%, मतलब कुछ लोग 24.5-25% पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके सामने 21.5% मार्जिन्स आए। तो मार्जिन्स गिर रहे हैं, प्रॉफिट ऑफकोर्स कम आया था। और ये अगेन ये 30-35 टाइम पे ट्रेड करता स्टॉक है, कोई सस्ता स्टॉक नहीं है सर। उसी हिसाब से जैसे आपने बोला कि अगर हम केमिकल कंपनीज का सिर्फ नंबर देखें और ओवरऑल नंबर देखें तो आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए सर। मैं अतुल की बात करता हूं। अतुल जो 26% मार्जिन करता था 3 क्वार्टर पहले, उसका मार्जिन कम हो गए 23% हो गया। टाटा केमिकल्स का तो मालूम है सर किस तरीके से स्टॉक गिरा था। इंडिगो पेंट्स, आई विल क्लब इट इनटू केमिकल्स, तो 25% से 17% हो गया है। लुक एट रोजारी बायोटेक्स, 22% मार्जिन करता था सर ये 4 क्वार्टर पहले, 22% से इस बार 16% मार्जिन आया है। रैलिस की तो छोड़ो सर, वो 15-20% करता था, 4% मार्जिन इस बार आया है। आरती का मैंने आपको बता दिया। विनती जो 42% मार्जिन करता था कम हो गए, 35% मार्जिन हो गया इन द लास्ट 4 क्वार्टर्स। इवन पिडिलाइट 27% से 20%। सो द ओवरऑल ट्रेंड व्हाट वी आर वाचिंग आउट कि इस क्वार्टर में वी आर सीइंग दैट द मार्जिन स्लम्प इन सम ऑफ दिस ग्रेट केमिकल कंपनीज व्हिच आर ट्रेडिंग एट हाई वैल्यूएशंस इज कमिंग डाउन क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। इशू ज्यादा ग्रॉस मार्जिन में रहा है सर। सो थोड़ा सा सावधान रहिए। वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आप वैल्यूएशन को नजरअंदाज कर देंगे, इस तरीके का जो मार्जिन प्रेशर आ रहा है, तो वो आपको एक बार सोच के, अगर आप केमिकल कंपनीज में इन्वेस्टर है तो आपको एक बार सोच के बैठ के देखना पड़ेगा। बिकॉज आई एम सीइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि इतना 500 बेसिस पॉइंट 400 बेसिस पॉइंट मार्जिन हिट आ रहा है इन सम ऑफ द कंपनीज, और मेरे ख्याल में अभी भी डिस्काउंटेड नहीं है स्टॉक प्राइसेस में इन अ लॉट ऑफ केमिकल कंपनीज। ओके, तो ये है आपके लिए केमिकल कंपनियों के नतीजों पर विशेष फोकस। और जो हमारे दर्शक जिन्हें यूट्यूब पर देखने में समस्या आ रही है, मैं बता दूं ये समस्या सिर्फ यूट्यूब से रिलेटेड है। तो यूट्यूब पर आमतौर पर कल और आज में कुछ दिक्कतें आती दिख रही, थोड़ी सी वहाँ पर जो स्ट्रीमिंग हो रही है वो डिले हो रही है या एकदम साफ नहीं हो पा रही। तो आपसे निवेदन है कि बाकी सारे जो मीडियम है, फेसबुक पर आप देख सकते हैं, ऐप पर आप देख सकते हैं, वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। आपके सामने हम थोड़ी देर में सब आपके सामने वो ले आएंगे कि कौन कौन से और आपके पास विकल्प है जहां पर आप जी बिजनेस को लाइव देख सकते हैं। क्योंकि इस वक्त समस्या जो आ रही है वो यूट्यूब से रिलेटेड है। कृपया आप बार बार जाकर अपने इंटरनेट को चेक न करें, अपने सिस्टम को चेक न करें। आपका सिस्टम भी बराबर है, आपका इंटरनेट कनेक्शन भी बराबर ही होगा। जो समस्या है वो यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग को लेकर है। आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं, तो निश्चिंत रहे, थोड़ी देर में आप यूट्यूब वाली भी समस्या जैसे दूर होगी हम आपके सामने रखेंगे। तब तक आप zbiz.com पर जाइए, हमारी वेबसाइट है, वहां पर आप लाइव देख सकते हैं। और वहां पर डिले भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद थोड़ा 25-30 सेकंड डिले वाला मामला भी है। तो आप वहां पर जाकर आराम से देख सकते हैं। फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं, ट्विटर पर लाइव देख सकते हैं। तो ये सारे लाइव देखने के आपके पास दूसरे ऑप्शन है यूट्यूब के अलावा। प्लीज उन्हें इस्तेमाल करें आज के लिए, और जब यूट्यूब पर वापस सिचुएशन नॉर्मल होगी हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। आइए अब फोकस करते हैं कुछ और नतीजों पर। टाटा मोटर्स कैसे लगे रिजल्ट्स आपको, इसके बारे में बताएं वरिंदर। सर ऑनेस्टली टाटा मोटर्स में ना एक्साइटमेंट कंपनी से ज्यादा इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को थी। तो रिजल्ट्स ठीक है, इनलाइन है, बट दो चीजें सर, बिकॉज पीपल वर वेरी बुलिश और पोजीशन आपको मालूम है बहुत बन चुकी है। तो एक तो गाइडेंस जो वीक आया, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नेवर एक्सपेक्टेड। सो गाइडेंस इज वन थिंग व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल विल बी सरप्राइज्ड ऑन अ नेगेटिव साइड। दूसरा सर, बहुत लोग बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट इसमें विल बी डूइंग सम फंड रेजिंग और मैनेजमेंट पैसा डालेगा, वो भी आया नहीं है।
सो आई थिंक रिजल्ट्स पे इतना खराब नहीं था, बट बिकॉज ऑफ वन ऑफ था सर वो पैट, इसलिए आपको इतना बड़ा लॉस दिख रहा है, बट मार्जिन उतने थे. बट आई थिंक गाइडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट कि हाँ भी दैट वाज कॉशियस. मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला दैट फर्स्ट हाफ आउटलुक जो है वो जेएलआर और इंडिया का बिजनेस का, उसमें वो कॉशियस है. सो टाटा मोटर्स मेरे ख्याल में आज थोड़ा सा अच्छा दिन नहीं रहेगा इसके लिए. दूसरा सर मैं टोरेंट फार्मा की बात कर लेता हूँ जल्दी से. आई थिंक नंबर्स वर इन लाइन, कोई ज्यादा खास नहीं थे, थोड़े से वीक ही थे. रेवेन्यू फ्लैट था, एक्सपेक्टेड था कि 2% ग्रोथ आएगा, और FY22 में मार्जिन इसके मॉडरेट होंगे सर, बिकॉज मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रही है, और जो भी कुछ होगा वो FY23 में होगा. सो नो तोड़फोड़ इन टोरेंट फार्मा. दो मिड कैप कंपनियां जिन्होंने मजबूत नतीजे पेश किए, उन पर अपनी राय दीजिए. ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और साथ ही एस्ट्रल लिमिटेड, इन दोनों के रिजल्ट्स में क्या खास है? सर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि केमिकल कंपनीज के नंबर्स और मार्जिन इस बार प्रेशर में आ रहे हैं, तो एक सेगमेंट जो मेरे हिसाब से नंबर्स अच्छे दिख रहा है वो है रियल एस्टेट, होम बिल्डिंग सेगमेंट. ये दो, और ऑफ कोर्स एग्री अलग अलग से रखें तो रियल एस्टेट और होम बिल्डिंग में ओबराय रियल्टी के नंबर देखा सर हमने, अच्छा नंबर आया था. हमने ग्रीन पैनल के नंबर देखा, बहुत अच्छा नंबर आया था. तो उसी तरीके से अगर ब्रिगेड का देखें सर, आई थिंक दे हैव डन वेरी वेल. 190 करोड़ का एबिटा कंपेयर टू 150 करोड़ क्वार्टर वर्सेस 135 करोड़ YoY. बट इंपॉर्टेंट क्या था सर, दे हैव सीन ऑल टाइम हाई प्री सेल्स इन द रेजिडेंशियल बिजनेस. रेजिडेंशियल सेल्स उसका 10% क्वार्टर ऊपर था, और YoY तो 70% ऊपर था, और जो सेल्स वैल्यू है वो 13% क्वार्टर ऊपर था. सो ये एक सेगमेंट है सर जहां पे बहुत टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ अच्छा हो रहा है. Astral sir, phenomenal company, and very strong results. I'll say this time, very strong results, but very expensive sir. Valuation की बात करूं तो ये 80 to 90 times TTM PE पे ट्रेड करता है, तो सस्ता स्टॉक नहीं है. बट नंबर्स आप कहीं पे भी देखिए सर, इट सरप्राइज मी. मार्जिन्स 23% कंपेयर टू 22% क्वार्टर और YoY 17%. प्रॉफिट 176 करोड़ वर्सेस 52 करोड़, तो बहुत ही शानदार नंबर है एस्ट्रल के. बट एज आई सेड, ब्रिगेड इज नॉट एक्सपेंसिव, बट एस्ट्रल इज वेरी एक्सपेंसिव. बट जैसे बोलते हैं ना कि नरीमन पॉइंट होता है सर, तो ये महंगा ही रहता है हमेशा. चलिए बढ़िया है, महंगा था, महंगा है, महंगा ही रहेगा ये आपके लिए. आइए कमजोर नतीजों की लिस्ट में आपने लिखा है उज्जीवन को. कैसे लगे रिजल्ट्स? सर एक सेगमेंट है जिससे मैं पर्सनली बहुत डर रहा हूँ, वो है ये NBFCs, स्पेशली ये जो MFI सेगमेंट में है. सो अभी तो सर क्या है कि हम Q4 का नंबर देख रहे हैं, अभी तो फर्स्ट हाफ और बुरा हो सकता है इन कंपनीज के लिए. हमने देखा कि AU फाइनेंस के कितने खराब नंबर्स आए थे, और उज्जीवन भी आप देखिए सर, एसेट क्वालिटी किस तरीके से डिटोरेट हो रही है. इसके जो नेम्स हैं सर, ये ऑल टाइम लो है. 4.83 जो क्वार्टर इसका GNPA था वो बढ़ के 7% हो गया है. जो NNPA था वो 2% से 3% हो गया है. और मेरे हिसाब से जो फर्स्ट हाफ डिसबर्समेंट था वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ कोविड सेकंड वेव. आई थिंक दिस इज वन सेगमेंट, स्पेशली दिस MFI, SME फंडिंग सेगमेंट, NBFCs, जहां पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. बट वेरी वीक सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम उज्जीवन. ओके, और सर कुछ ठीक कंपनीज है, हैं तो ये है आपके लिए सारे नतीजों का विश्लेषण. जी. नहीं, मैं वैसे ही बोलूं सर, ये कुछ MNC कंपनीज भी हैं जिनका वॉल्यूम कम होता है, बट उनके नंबर्स कुछ खास नहीं आ रहे हैं सर. अगेन पीपल आर डूइंग दैट मार्क ट्रेड, बाय एट एनी प्राइस, पर थोड़ा सा उनमें भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए. एबेट हुआ, GSK फार्मा हुआ, उनके नंबर्स मार्जिन सब नीचे ही थे सर, और वो भी वीक ही है. बट अगेन एज आई ऑलवेज से, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो मच एक्साइटेड टू बाय ऑल दीस MNCs जब नंबर्स कुछ आ ही नहीं रहे उनके. ठीक बात है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है. बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, ये नतीजों का पूरा विश्लेषण हमारे दर्शकों को देने के लिए. आइए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है. एक्सिस बैंक पर हमने बात की अविनाश जी से. एक और स्टॉक है जिस पर बात की जाए, और वो है बंसल जी सन फार्मा. इस पर अपनी राय दीजिए. एक डेटा आया है, LIC ने 2% अपनी स्टेक बढ़ाई है, 5 से 7% की है, और 4 करोड़ 83 लाख शेयर धीरे धीरे खरीदे हैं. सन फार्मा चार्ट पर आपके लिए राय? देखिए अनिल जी, सन फार्मा का बड़ा टेक्निकल चार्ट काफी पॉजिटिव है. एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, बट ब्रेकआउट के बाद एक रैली देखने को नहीं मिल रही है. बट नीचे में 670 एक अहम सपोर्ट है, तो यहाँ पर इन स्तरों पर बाय करना चाहिए. जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक 780 800 की तरफ जा रहा है. इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन में एक परफेक्ट कैंडिडेट है खरीदारी का. ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा. नजर रखिए, LIC ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रिगर आ रहा है. और पिछले कुछ समय से हम देख भी रहे हैं स्टॉक पर बढ़िया एक्शन बना है. वागले साहब ने भी कई बार इसको आपके लिए रेकमेंड किया है.
कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में दिखेंगे, मिंदा कॉर्प। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, इस पर जरा अपनी राय दें। दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं, चार्ट्स क्या कहती है मिंदा कॉर्प की? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए चार्ट बहुत ज़बरदस्त है और नीचे के लेवल्स पर एक बड़ा शानदार बेस बना है स्टॉक में। काफ़ी वक्त बिताया है इसने। ये जो रेंज है 80 रुपये से 100 रुपये के बीच में, इसमें काफ़ी समय बिता लेने के बाद अब एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और रिजल्ट्स भी आप बता रहे हैं अच्छे। तो दीपांशु मुझे लगता है कि एक रैली बननी चाहिए जिसमें हो सकता है कि 120 रुपये 125 रुपये तक के लेवल्स आपको देखने को मिले। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, जिनके पास लॉन्ग्स हैं होल्ड करें। इन स्तरों पर नई खरीदारी भी कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस रखें 105 रुपये के आसपास। मुझे लगता है कि 120 125 के लेवल्स आएंगे। ओके, 120 125 के लेवल्स के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं मिंदा कॉर्प पर। सचिन जी गुड मॉर्निंग। गुजरात एल्कलीज, आपको और जय दोनों को ही ये स्टॉक काफी समय से पसंद आ रहा है, बाई कॉल्स भी आई थी। गुजरात एल्कलीज पर आज स्ट्रक्चर बताएं सर, किस तरह का एक्शन देख रहे हैं, क्योंकि नतीजे भी यहाँ पर अच्छे आते हुए दिखे हैं तो उस पर भी रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। क्लियरली स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्दी है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़रूर नज़र आया है। लगभग अराउंड 440 420 इस पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेशन मैच्योर हो चुका है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ट्रिगर्स है, लगभग अराउंड 485 490 के आसपास के स्विंग्स बनने की तैयारी होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 405 के आसपास, एंड अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए। स्ट्रक्चरली कुछ थोड़ी भी वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में अगर 440 ये पर्टिकुलर लेवल इनिशियल आधे घंटे में ही अगर ब्रेक हो जाता है तो मोमेंटम काफ़ी तेज होना चाहिए काउंटर में। तो खरीदारी करने के मौके ढूंढे 405 के स्टॉप लॉस के साथ 485 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात एल्कलीज पर राय। कल भी हमने देखा स्टॉक 4% की तेजी के साथ बंद हुआ, बट मोमेंटम इस पर और आपको बरकरार दिख सकता है जिस तरह से नतीजे भी आते हुए दिखे हैं। अविनाश जी क्या करें अदानी पोर्ट्स में सर? अदानी ग्रुप स्टॉक्स में कल फिर से एक बढ़िया एक्शन बनते हुए दिखा और जो कृष्णापट्टनम पोर्ट का अधिग्रहण कर रहे हैं, ये वहां पर एक्स्ट्रा जो 25% हिस्सेदारी खरीद रहे हैं उसके लिए सीसीआई की मंजूरी भी आ गई है, तो मोमेंटम में है, खबरों का भी सपोर्ट है। अदानी पोर्ट्स पर क्या राय देंगे? मुझे लग रहा है कि अडानी पोर्ट्स को ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है दीपांशु, और मुझे लग रहा है कि ये जो एडिशनल 25% ये कृष्णपट्टनम पोर्ट में लेंगे, इससे इनको डेफिनेटली अच्छी लॉन्ग टर्म वैल्यू मिलेगी। ऑलरेडी मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि अडानी पोर्ट्स ये अडानी ग्रुप कंपनीज में सबसे बेहतरीन विकल्प है। मुझे लग रहा है कि इनकी जो पोजीशनिंग है पोर्ट्स में वो अभी एक मोनोपोलिस्टिक प्लेयर के जैसे हुई है। काफ़ी बड़ी एक्विजिशन इन्होंने पिछले 2-3 साल से की है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में होपफुली जब इकोनॉमी में ट्रैक्शन बहुत मजबूत आएगा तभी पोर्ट्स एक ऐसा विकल्प है जो कोई भी सेक्टर उसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इनकी जो पोजीशनिंग है स्पेशली मोनोपोलिस्टिक व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे कंपनी में और अच्छी रेटिंग आगे आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि इवन करंट प्राइस पे या कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है आने वाले 1-1.5-2 साल में बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएशन यहाँ हो सकता है। ओके, तो आने वाले सालों में बढ़िया वेल्थ क्रिएशन आपको बनते हुए दिख सकता है। नजर रखिए, एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है अदानी पोर्ट पर और खबरों का भी सपोर्ट आ रहा है इस समय। इसके अलावा एक्शन कैनरा बैंक में भी आते हुए दिख सकता है, क्योंकि आज वायदा कारोबार के बैन से बाहर आया है। साथ ही लोन रिकवरीज को लेकर मैनेजमेंट की तरफ से कुछ काफी पॉजिटिव कमेंट्री भी आती हुई दिखी है। शुभम जी गुड मॉर्निंग। कैनरा बैंक ट्रेडर्स रेडार पर एक्टिवली आता है, आज बैन से भी बाहर आया है, थोड़ा खबरों का भी सपोर्ट है। चार्ट्स देखकर बताएं सर, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके लिए? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो अगर कैनरा बैंक में हम देखें तो काफ़ी समय के बाद यहाँ पे बैन के बाद ज़रूर आया है और 4 दिन से अनवाइंडिंग यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है डेटा में। तो उसके पहले का, बैन में जाने के पहले का अगर हम डेटा पॉइंट देखें तो काफ़ी लॉन्ग एडिशंस इसमें होते हुए दिखे थे, और 150 का जो लेवल है जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग और हाईएस्ट कॉल राइटिंग का लेवल अभी भी 150 पे बना हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कंडीशनल बाई कॉल हमें लेना चाहिए। अगर 150 के ऊपर आज निकलने में सक्षम होता है तब वहाँ पे खरीदें, और तब 165 तक का टारगेट 2 से 3 दिन में आता हुआ दिख सकता है, और हम एक स्टॉप लॉस 145 पे मेंटेन कर सकते हैं। तो 150 के ऊपर खरीदने की राय होगी कैनरा बैंक पे। ओके, तो यह है आपके लिए कैनरा बैंक पर राय।